हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स नेवी और आईसीजी के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अपना चैनल द भाटी एजुकेशन के नाम से है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से अपने स्टार्ट करेंगे कौन कौन सा सिलेबस, एयरफोर्स, आईएएफ, नेवी एंड आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, इन तीनों को सेपरेट मानते हुए कोर्स को अपने एनसीईआरटी के आधार पर स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले अपने कौन सा टॉपिक करेंगे। तो सबसे मेन पार्ट होता है अपने फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर अपने उसको कॉन्सेप्ट के आधार पर थ्योरी और उसके न्यूमेरिक क्वेश्चन उनके आधार पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेन फिजिक्स का पार्ट ही माना जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपने कौन कौन से फोर्सन करने हैं। यही सबसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अपने जैसे करंट वाले चैप्टर्स हो गए, धारा वाला करंट वाले चैप्टर्स, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है, ये मेन इसकी जैसे फिजिक्स की आत्माएं कहते हैं इसको। ये बेसिक जिसका तैयार हो गया तो फिजिक्स में आगे जैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाला सबसे पहले ये अपने निपटा देंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे अपने बात करते हैं हिंदी में इसको स्थिर वैद्युत की भी कहते हैं कि स्थिर वैद्युत की होती क्या है कि स्थिर वैद्युत की सबसे पहले स्थिर वैद्युत की क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपने स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। कौन सी, ध्यान से देना, एक परिभाषा इसकी क्या होगी, स्थिर वैद्युत की यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपने नाम से पता चल रहा है कि स्थिर वैद्युत की क्या होती है, जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, फिजिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर अपने स्थिर आवेशों का यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं उनमें चार्ज का अपने अध्ययन करते हैं, यानी कि स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की। एक बार फिर से देख लेते हैं, आप नोट्स को साथ के साथ तैयार करते जाइए क्योंकि जो भी अपने कंपटीशन में वो वाला सिस्टम नहीं है जैसे 10th 12th वाला कि लिख दिया वाला रिटन एग्जाम वाला, वैसा नहीं है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कौन सा, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसका अध्ययन, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। यही अपने मेन बात होती है स्थिर वैद्युत की। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि विद्युत आवेश है क्या, कि विद्युत आवेश इसको समझना बहुत जरूरी है कि विद्युत आवेश है क्या। तो इस विद्युत आवेश से संबंधित अपने बात करते हैं कि एक ग्रीक निवासी था जिसका नाम था थैलस। ग्रीक निवासी थैलस नामक वैज्ञानिक था, निवासी था वो। तो उसने क्या किया कि उसने एम्बर की एक पदार्थ को, ग्रीक निवासी थैलस, उसने एम्बर के एक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। ढंग से समझना इस कॉन्सेप्ट को क्या है, क्योंकि विद्युत आवेश के आधार पर ही अपने आगे स्थिर वैद्युत की को समझ पाएंगे कि अपने पास विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश यानी कि एक थैलस वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम क्या था, थैलस नामक, जो कहां का था, ग्रीक निवासी थैलस नामक वैज्ञानिक था। उसने क्या किया कि एक एम्बर पदार्थ को किससे रगड़ा, एम्बर के पदार्थ को ऊन से रगड़ा। तो उसने रिजल्टेंट के रूप में, निष्कर्ष के रूप में क्या देखा कि एम्बर के पदार्थ को ऊन से रगड़ने के पश्चात उसके अंदर क्या हुआ कि मिट्टी के कण, कागज के धूल कण, कागज के चिथड़े वगैरह हो, उनसे अट्रैक्टिव होने लग गए, यानी कि आकर्षित होने लग गए। इसी को उसने क्या कहा कि एम्बर पदार्थ ऊन से रगड़ने पर उससे मिट्टी के कण, कागज के टुकड़े आदि आकर्षित होने लगे। इसी के आधार पर उन्होंने विद्युत आवेश को परिभाषित किया। ठीक है, तो उसने क्या किया कि विद्युत आवेश एम्बर पदार्थ यानी ऊन से रगड़ा। इसी आधार पर एक और दो एग्जांपल ये देखो, एम्बर पदार्थ को तो ऊन से रगड़ा, दूसरा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से, नोट्स में लिखते जाना, ये एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, एम्बर पदार्थ को ऊन से रगड़ा। एंड थर्ड, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से। अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रही है, एनसीईआरटी को सेपरेट मानते हुए कि ये तीनों एग्जांपल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एम्बर के पदार्थ को ऊन से रगड़ा, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से। इसी आधार पर उन्होंने विद्युत आवेश की परिभाषा को निर्धारित किया। ठीक है, तो अब इसी आधार पर अपने विद्युत आवेश की
डेफिनेशन क्या बनती है कि किसी पदार्थ का वह गुण, विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है, किसी आवेश यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या, एक बार लिखते जाना इसकी परिभाषा को। विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, उसे अपने विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश कहते हैं। बहुत अच्छी चीज है, इसको ध्यान से समझना कि विद्युत आवेश के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, उसे विद्युत आवेश करते हैं। ठीक है ये बात समझने वाली थी। तो ये बात देखने के बाद ये देखो, आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्थिर विद्युत की क्या होती है, जिसके अंदर अपने स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, जिससे इसके अनुप्रयोग वगैरह कौन से होते हैं अनुप्रयोग, जैसे कंप्यूटर प्रिंटर होता है, कंप्यूटर प्रिंटर के अंदर इसका आप अध्ययन देख सकते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर हो गए जैसे, ठीक है। और जैसे छाया प्रति मशीन होते हैं, ठीक है, छाया प्रति मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर, छाया प्रति मशीन, और ये हो गया, ठीक है। अरे माइक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कंप्यूटर प्रिंटर, छाया प्रति मशीन, ये इसके अनुप्रयोग होते हैं। ये एग्जांपल के अंदर अपने जैसे सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल, आजकल ऐसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया विद्युत आवेश वाला। इसी आधार पर अपने विद्युत आवेश के अंदर एक बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक था। कौन सा, एक बात देखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने क्या किया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी आधार पर कौन सा, अपना थर्ड एग्जाम्पल कौन सा था, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े से। इस कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के आधार पर उसने क्या कहा, देखो, उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन उसने क्या किया कि रेशम के कपड़े यानी कि कांच की छड़ तथा रेशम के कपड़े, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा, तो उसने क्या निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किया कि कांच की छड़ रगड़ने के बाद धनावेश हुई, यानी कि उसके ऊपर उपस्थित आवेश धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश। कैसे धनावेश और ऋणावेश, कैसे नहीं समझे, समझते हैं। धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश, कि कांच की छड़ के ऊपर धनावेश और रेशम के कपड़े के ऊपर ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश का मतलब क्या है कि मानो कांच की छड़ को अपने रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो कांच की छड़ के ऊपर धनावेश का मतलब है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन चले गए और धनावेश इसके कांच की छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ऑटोमेटिकली धनावेश यानी कि प्रोटॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की अधिकता धनावेश कहलाती है। और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आया, तो ऋणावेश का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये इसका विपरीत हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और प्रोटॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और प्रोटॉन की कमी, इसी को अपने ऋणावेश कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि ये इस चीज को ध्यान से समझते हैं। ये अपने 12th के अंदर एक हमारा परी एग्जाम था एक, उसके अंदर क्वेश्चन था कि किसी वस्तु से यानी किसी निकाय से अपने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, धनावेश या ऋणावेश। तो देखो निकालेंगे तो मतलब वहां पे कमी है तो वहां पे धनावेश, और यदि किसी वस्तु को या निकाय के ऊपर इलेक्ट्रॉन रोपित करते हैं तो उसके वहां पे ऊपर क्या हो गया, ऋणावेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश कहलाती है। ठीक है, इस चीज को ढंग से लिखना आप कि धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, कि धनावेश तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, धनावेश कौन सा, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस और कौन सा, और प्रोटॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की अधिकता धनावेश कहलाती है। और दूसरा ऋणावेश, ऋणावेश कौन सा हो गया,
इलेक्ट्रॉन की कमी, तो धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और प्रोटॉन की कमी, ये इसका विपरीत हो गया। यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां तो ऑटोमेटिक प्रोटॉन अधिक होंगे, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां पे प्रोटॉन होंगे। तो इसी आधार पर क्या होता है, अपने कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसी आधार पर अपना परमाणु जो होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है। इस बात को नोट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है कि किसी भी परमाणु के अंदर उपस्थित परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित नाभिक के उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन के संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है। इस कारण क्या हो गया कि परमाणु जो होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है, परमाणु जो होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज समझने वाली, बेसिक होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जो स्टार्ट करते हैं ना अपना, ये चीज यहीं से अपना बेस बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो ये चीजें होगी अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि धनावेश ऋणावेश क्या हो गया। उससे पहले अपने बात कर ली थी विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, उससे पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, कहां से स्टार्ट की है, ठीक है। ये विद्युत आवेश की बात होगी कि विद्युत आवेश क्या होता है, एंड उसके बाद बात करते हैं विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। धनावेश और ऋणावेश के बारे में बात कर ली थी कि धनावेश जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की अधिकता, और ऋणावेश जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और प्रोटॉन की कमी। इन चीजों को आप लिख लिख के याद करो, ऐसे याद नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अब अपने कंपटीशन लाइन में आ चुके हैं, उतर चुके हैं। ये देखो कि ये बात हो चुकी है अपने विद्युत आवेश की। अब अपने बात करते हैं कि आवेश की यूनिट्स, यानी कि चार्ज ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज, या आवेश की मात्रक, कि आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं। आवेश का मात्रक क्यू का मात्रक अपने होता है एम्पियर इंटू सेकंड, जिससे अपने बात करते हैं एम्पियर इंटू सेकंड यानी कि कूलाम। एम्पियर यानी कि धारा का मात्रक, सेकंड यानी कि टी, समय का मात्रक सेकंड, और धारा का मात्रक एम्पियर। ये तो कॉमन सी बात, नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बातें हैं। और कूलाम ये अपने बात, यानी कि जिसे सी से भी लिखते हैं, ये कूलाम आवेश का मात्रक हो गया। और सी जिसके अंदर बात करें तो इसका मात्रक होता है, सी जिसके अंदर अपने आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। सी जिसके अंदर इसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक अपने कूलाम हो गया, और सी जिसके अंदर इसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है। अन्य मात्रक के अंदर बात करें, अन्य मात्रक जो होते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के अंदर पूछे जाते हैं, कौन कौन से, जैसे कि अपने आवेश के अन्य मात्रक के अंदर अन्य मात्रक की भाई मैंने तो मेरे हिसाब से जैसे जिसको उचित लगे, जिसका सबको अपना ट्रिक बनाना हो, याद करने का, बस याद होना चाहिए, ठीक है। अपने को आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिनने, तो वैसी ट्रिक बनाओ। तो मैंने ट्रिक बनाई है, जैसे अमयू अनपी मन, यानी कि अब देखो एम का मतलब मिली कुलाम, एक मिली कुलाम, यू का यानी कि एक माइक्रो कुलाम। अब सोच रहे होंगे ये तो यू है, यहाँ पे माइक्रो, बस यही है फिजिक्स के अंदर, एक माइक्रो कुलाम, एन यानी कि एक नैनो कुलाम, और एक पी का पिको कुलाम। इन चीजों को आप ध्यान से नोट कर लेना, एक मिली कुलाम, 1 माइक्रो कुलाम, 1 मिली कुलाम, और 1 नैनो पिको कुलाम, ठीक है। तो 1 मिली कुलाम के अंदर क्या होता है, 10⁻³ कुलाम। ध्यान से देखना इस चीज को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यहां से बनते हैं, और यहां से गलती करते ही गलत हो जाता है क्वेश्चन कि 1 मिली कुलाम में 10⁻³ कुलाम, एंड 1 माइक्रो कुलाम के अंदर 10⁻6 कुलाम, और 1 नैनो कुलाम के अंदर 10⁻9 कुलाम, एंड 1 पिको कुलाम में 10⁻12 कुलाम, ठीक है। सी लगा देना, यानी कि सी का मतलब है कुलाम, ठीक है। ये था अपने पास कि आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक। स्थिर विद्युत के अंदर अपने विद्युत आवेशों के बारे में बात कर ली थी कि विद्युत आवेश क्या होते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक हो गया, और मात्रक के अंदर अन्य मात्रक भी हो गए, भी कौन कौन से अन्य मात्रक हैं। एंड उसके बाद 1 मिली कुलाम, 1 माइक्रो कुलाम, 1 नैनो कुलाम, 1 पिको कुलाम, ये अपने पास इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ये हो गया अपने पास स्थिर विद्युत के अंदर आवेश का मात्रक। ये तो थे आवेश के मात्रक। अब बात करते हैं अपने आवेश के अन्य गुण कि आवेश अपने पास कौन कौन से अन्य गुण भी रखता है,
ठीक है, अभी आवेश की अपने बात तो कर ली थी, भी आवेश है क्या? आवेश जो मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके अंदर वह विद्युतीय और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, उसी को तो अपने विद्युत आवेश कहते हैं। अब बात करते हैं आवेश के अन्य गुणधर्म के बारे में, कि आवेश के गुणधर्म कौन कौन से। आवेश के गुणधर्मों के बारे में बात कर लेते हैं कि आवेश के गुणधर्म कौन कौन से। कि आवेश के गुणधर्म, पहला इसके अंदर होता है बीजगणितीय गुणधर्म, कि आवेश जो होते हैं बीजगणितीय गुणधर्म दर्शाते हैं। आवेश जो होते हैं, आवेश बीजगणितीय गुणधर्म दर्शाते हैं। ठीक है, कि आवेश जो होते हैं बीजगणितीय गुणधर्म, मतलब इस बात का क्या है, इस पॉइंट का, कि बीजगणितीय गुणधर्म यानी कि किसी भी निकाय या वस्तु के ऊपर जितने भी आवेश होते हैं उपस्थित, वे शून्य होते हैं। कैसे? मान लो कोई भी आवेश है, इस पे उपस्थित कुल आवेश अन्य आवेश के, उसमें उपस्थित कुल आवेश के, यानी कि आवेशों का निकाय, आवेशों का योग उसमें उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है, ये कह सकते हैं। बराबर यानी कि दूसरी ओर लेके जाएं तो ये जीरो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई भी निकाय है, इस पे कोई भी जैसे 1 कूलाम प्लस 2 कूलाम माइनस 3 कूलाम एंड प्लस 2 कूलाम, कितने हो गए? ये देखो, इन सबको जोड़ो आप, 2 + 2 4, 3 और 3 -4 कूलाम है, ये 0 कूलाम हो गया। इसी प्रकार सभी का मतलब ये नॉर्मल सी बात है, बीजगणितीय गुणधर्म वगैरह ये समझने वाली बात है, कि किसी भी वस्तु के ऊपर जितना भी आवेश होगा उनको सबको मतलब एक साथ सेपरेट बना के एक जोड़ देना है, उनका निकायों का बीजगणितीय योग कर देना है। ठीक है, ये था अपना पास पहला गुणधर्म। दूसरा की है कि आवेश अपने पास संरक्षित रहता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है, ये कैसे संरक्षित रहता है? इनमें इससे आधारित अपने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आवेश संरक्षण का मतलब आवेश को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को न तो बना सकते हैं, बना नहीं सकते तथा न ही नष्ट कर सकते हैं। न ही तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, जिससे अपने आवेश संरक्षित रहते हैं। यानी कि ये न तो बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। कि आवेश क्या है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी बहुत होती है, जैसे आवेशन की, वो अपने आगे बात करेंगे। कि पहले ये कि आवेश को नहीं बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक आवेश से दूसरे आवेश पे स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जैसे नोट्स बनाओ ना, अपने अंदाज में बनाना। कैसे? कि अपने जिस तरह लिख लिया कि आवेश के गुणधर्म कौन कौन सा, पहला बीजगणितीय गुणधर्म देखते ही पता चल गया, जिसमें सभी को योग कर दिया। दूसरा, आवेश संरक्षित है, न बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर संरक्षित कर सकते हैं, ये था आवेश का गुणधर्म। तीसरा, आवेश का क्वांटमीकरण, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 2022 के अंदर जैसे क्वेश्चन था, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था आवेश के क्वांटमीकरण से। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन। आवेश का क्वांटमीकरण, इसका क्या मतलब है? इस टॉपिक को देखते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण का क्या मतलब है। इन पॉइंट को क्लियर हो गया कि आवेश का बीजगणितीय योग होता है। दूसरा, आवेश संरक्षित रहते हैं, मतलब इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, न तो बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब है कि आवेश यानी कि Q, आवेश Q किसी भी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन में, यानी कि उसकी संख्या का पूर्ण गुणज ही होता है। यानी कि आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब पूर्ण गुणज, किसी वस्तु के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। इस बात को नहीं समझे, मतलब सूत्र हो गया इसका Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। N यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को अपने n से प्रदर्शित करते हैं। E यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और Q आवेश। ऐसे ऐसे लिखते जाएगा, और खुद के नोट्स बनाने होते हैं, किसी को देने नहीं अपने, सजा के गिफ्टों में देने। ठीक है, कौन सा? Q आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E खुद इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह कैसे? आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब पूर्ण गुणज के रूप में, यहाँ पे N जो है, N बराबर 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। इसी बात को अपने आवेश का क्वांटमीकरण कहता है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये था अपना आवेश का क्वांटमीकरण, और पहले कौन से बात की थी? आवेश का
बीजगणितीय गुणधर्म, बीजगणितीय गुणधर्म जिसमें आवेशों का योग करते हैं, और दूसरा आवेश का आवेश संरक्षित रहते हैं, मतलब आवेशों को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित ही कर सकते हैं। तीसरा आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब Q बराबर N, जहाँ पे Q अपने पास आवेश है, N यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन खुद है, जहाँ पे N की संख्या अपने 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें निहित पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। इस बात को गांठ बांध लेना, पूर्ण गुणज के रूप में रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, ये था अपने आज का, जैसे आवेश के गुणधर्म हो गए, आवेश के गुणधर्म जिसके अंदर 3 पॉइंट कर लिए थे, बाकी अपने नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे कि आवेशों का गुणधर्म हो गया, एंड उसके बाद बात करते हैं अपने जैसे आवेशन क्या होता है, अगला पॉइंट आवेशन वगैरह हो गया, उसमें आवेशन की प्रक्रिया कौन कौन सी। तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे। तो अपने आज से स्टार्ट किए हैं एयरफोर्स नेवी आईसीजी की, तो उसको सेपरेट रखते हुए एयरफोर्स अग्निवीर, नेवी अग्निवीर, जिसमें नेवी एसएसआर एमएमआर दोनों का और इंडियन कोस्ट गार्ड, इन तीनों के एग्जाम को सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए अपने क्लास से स्टार्ट किए। तो क्लास को अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट भी करना कि कौन सा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बढ़िया करना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो भी बच्चे आगे कर रहे हैं तैयारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।